हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज तो लास्ट 5 ईयर्स में 100% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं। इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। ईयर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीट 2013 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, यानी स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है, यानी पहले क्या चीज बनती है और उसके बाद में क्या कैसे बनता जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड। सेकंड है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। सी ऑप्शन है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ एंड डी है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मेटिड। तो आपको पता है कि सबसे फर्स्ट जो होगा वो होगा हमारा स्पर्मेटोगोनिया, देन उसके बाद में आता है हमारा स्पर्मेटोसाइट, क्लियर है, देन हमारा बनता है स्पर्मेटिड नॉट स्पर्मेटोजोआ एंड देन लास्ट में बनता है स्पर्मेटोजोआ, दैट इज द स्पर्म। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 में ये चीज मेंशन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द लैक ऑफ, यानी जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो किसकी कमी से होता है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर FSH। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा प्रोजेस्टेरोन। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। यहां पर एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 पे ये चीज मेंशन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, यानी कौन सा प्लासेंटा का फंक्शन नहीं है। ए है फैसिलेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, बी है सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, सी है फैसिलेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो एंड डी है सीक्रेट एस्ट्रोजन। तो देखिए यहां पर जो हमारा नोट ए फंक्शन ऑफ प्लासेंटा है वो है सीक्रेट ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पार्चुरेशन, क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो मैटरनल पाइट्यूटरी से रिलीज होता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 54 पे ये चीज मेंशन की गई है और जो प्लासेंटा के फंक्शन है वो सारे के सारे एनसीईआरटी के पेज नंबर 53 पर मेंशन है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 54 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर ऑक्सीटोसिन जो है वो मैटरनल पाइट्यूटरी से रिलीज होती है, प्लासेंटा से नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं नीट 2013 में जो कर्नाटका स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसी का आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, 100% एनसीईआरटी वाला डायग्राम है, पेज नंबर 52 पे। ओके, अब बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हो द फिगर शो ए सीक्रेशन ऑफ ह्यूमन ओवरी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइदर ए और बी विद द फंक्शन। यानी यहां पर ये ए लिखा हुआ है, यहां पर ये बी लिखा हुआ है, तो इसके साथ में हमें इसका नाम और इसका फंक्शन करेक्ट होना चाहिए, वो चीज हमें यहां पर बतानी है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने बोला कि बी जो वो कॉर्पस ल्यूटियम है, सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे बोला है कि ए जो वो टर्सरी फॉलिकल है, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी नहीं है, फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल। बी बोला है कॉर्पस ल्यूटियम है, एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, और इन्होंने बोला है प्राइमरी oocyte इट इज इन द प्रोफेज 1 ऑफ द म्यूटिक डिवीजन। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बी है वो कॉर्पस ल्यूटियम है, करेक्ट है, और बी जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 एंड 51 पे ये मेंशन है। 49 पे डायग्राम आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अच्छे से देख सकते हो, और यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का जो फंक्शन है वो पेज नंबर 51 पे है, अभी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 51 वाला, ये भी आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम फॉर द प्रोड्यूसिंग फीमेल चिल्ड्रन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बताना है। फर्स्ट है ड्यू टू द सम डिफेक्ट लाइक एस्पर्मिया इन द मेन, ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर स्पर्म विच फर्टिलाइज द एग, या फिर ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द एग, या फिर ड्यू टू सम डिफेक्ट इन द वुमन। तो मैं बताना कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन में। तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है कि जो कौन सा पर्टिकुलर स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज किया है एग के साथ में, यानी एक्स वाला किया है या फिर वाई वाला किया है। अगर एक्स वाला किया है तो एक्स एक्स फीमेल हो जाएगी, वाई वाला किया तो एक्स वाई मेल हो जाएगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 52 पर मेंशन है, आपको सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन इन ह्यूमन ट्रिगर द रिलीज ऑफ, यानी जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन होता है ह्यूमन में वो क्या
किस चीज को रिलीज करने में हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पाइट्यूटरी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेड्रोट्रोपिन दैट इज एचसीएच फ्रॉम प्लासेंटा, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन दैट इज एचपीएल फ्रॉम प्लासेंटा, या फिर ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पाइट्यूटरी। तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पाइट्यूटरी ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इसी टाइप का हमने सेम देखा था क्वेश्चन नंबर 3, यही है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 54 पे ये चीज मेंशन है, आपके सामने अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है नीट 2014 में आए हुए क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या चीज प्रोड्यूस करना है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेड्रोट्रोपिन, या फिर रिलैक्सिन। तो इसका क्या फंक्शन है? प्रोजेस्टेरोन को यहां पर बनाना। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 पे ये चीज मेंशन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज, यानी यहां पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और जो यूरिनरी सिस्टम है वहां पर जो वो शेयर टर्मिनल डक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं मेल के अंदर? यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं, या फिर वास एफरेंशिया बोलते हैं, या डबल एफ आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहां पर क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 पे ये चीज मेंशन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया नेक्स्ट चलते हैं नीट 2015 में। नीट 2015 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल, यानी ह्यूमन फीमेल में कौन सा जो इवेंट है वो एसोसिएटेड नहीं है ओव्यूलेशन के साथ में? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte LH सेल्स, डिक्रीज इन एस्ट्राडोल, या फिर फुल डेवलपमेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे एस्ट्राडोल कौन सा हार्मोन है आपका? ये एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन को ही बोलते हैं एस्ट्राडोल। तो इन्होंने बोला डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो वहां पर भी ये चीज अच्छे से मेंशन की हुई है। वो जो लाइन है जो एस्ट्रोजन वाली ब्लू कलर में दी हुई है वो ऊपर की तरफ जाती है। पेज नंबर 50 पे डायग्राम दिया हुआ है, 51 पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। हमसे पूछा है कि नॉट एसोसिएटेड, तो ये जो चीज है वो रॉन्ग लिखी हुई है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब एनसीईआरटी में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ओके नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ह्यूमन फीमेल मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, यानी जो ह्यूमन फीमेल होती है उसमें मियोसिस 2 कब तक कंप्लीट नहीं होती है? यूटेराइन इम्प्लांटेशन तक, बर्थ तक, प्यूबर्टी तक, या फिर फर्टिलाइजेशन तक। तो अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म एंटर कर जाता है ओवम के अंदर, उसके बाद में क्या होता है? यहाँ पर मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है ओवम में, फिर जो स्पर्म होता है वो वहां पर फर्टिलाइज करके और जाइगोट बनाता है। तो मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है? ये फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कंप्लीट होती है। इसका आंसर कहां पर है? एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 एंड 52 पर मेंशन है। ये देख लेना, इससे 2-3 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आगे भी इससे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज द। अब देखिए यहाँ पर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसीज लिखा गया है, बट आपको बता दूं एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 63 पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एसटीआई में यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी करके लिखा गया है, बट इसके बारे में बताया नहीं गया है। यानी आप मान सकते हो कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अभी बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है ये चीज बताना है। इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस, प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन द यूट्रस। यानी यहाँ पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन अगर कहीं यूट्रस की बजाय कहीं पर भी हो गया, फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब वगैरह में हो गया, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसके क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। यानी ह्यूमंस में यहां पर ये पूछा कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा नहीं है। ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, प्रोलैक्टिन का रिलीज होना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेशियो का इंक्रीज होना, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसाइज होना। तो यहां पर देखिए जो प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो है यहां पर ये मिल्क प्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है। ये क्या करता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है। यहां पर पार्चुरेशन में जो है वो प्रोलैक्टिन कोई भी हेल्प नहीं करता। तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन का कोई भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है पार्चुरेशन में। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये क्लास 11th में जो चैप्टर नंबर 22 है उसके पेज नंबर 333 पर ये चीज मेंशन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर ये क्लास 11th से मान सकते हो आप।
वहां पर प्रोलैक्टिन का बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो एनसीईआरटी से नहीं है, दैट मींस आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी यहां पर दिखाई देंगे। बस लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखोगे 21, 22, 23, 20 में, तो वहां पर आपको 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही दिखाई देंगे। तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है यहां पर। ओके, कैपेसिटेशन रेफर टू द चेंज इन ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर एक्चुअल में इसका क्या होता है, जो यहाँ पर जो भी स्पर्म होता है उसके अंदर जो चेंज आते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन, उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, यानी गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे कौन से सेल जो है वो नॉर्मली डिप्लॉयड है। स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी या फिर स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 पर ये चीज मेंशन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये साफ साफ मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। ये जो हिस्टेरेक्टोमी जो होती है उसमें क्या चीज रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी से, वास डेफरेंस को, मेमोरी ग्लैंड को, यूट्रस को या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो यहाँ पर किसको रिमूव किया जाता है, यूट्रस को रिमूव किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये चीज जो है वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, मैं फिर आपको बता देता हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब आ चुके हैं नीट 2016 फेज 1 के अंदर। यहां पर बोला गया चेंज इन GnRH दैट इज द गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्लस फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। यानी अगर GnRH में कोई भी चेंज होता है तो वहां पर कौन से ऐसे हैं जो सर्कुलेट करेंगे और वहां पर जो है उसकी जो कंट्रोल कर पाएंगे, जो GnRH की प्लस फ्रीक्वेंसी है उसको कौन कंट्रोल कर पाएगा, फीमेल के अंदर। प्रोजेस्ट्रोन ओनली, प्रोजेस्ट्रोन इनहिबिन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन या फिर ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन। तो इसको जो कंट्रोल कर पाएगा वो होगा हमारा ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये चीज बता देता हूं कि ये डिटेल में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मतलब एज इट इज मेंशन नहीं है, बट ये अलग अलग चैप्टर नंबर 22 क्लास 11th वाले में थोड़ा बहुत मेंशन है कि GnRH जो होता है वो FSH और LH होता है और उसके साथ में मिलकर प्रोजेस्ट्रोन ईस्ट्रोजन इस टाइप से वर्क करते हैं। तो इस टाइप से चीज दी हुई है, बट ये डिटेल में नहीं दी हुई है, तो इसलिए आप ये बोल सकते हो कि ये डिटेल में एनसीईआरटी से नहीं है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बतानी है। ओके, फर्स्ट है LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज, यानी जो LH और FSH होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज। सेकेंड है LH ट्रिगर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लैडिंग सेल। सी है FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड डी है LH ट्रिगर ओव्यूलेशन इन द ओवेरी। तो यहाँ पर जो है वो साफ साफ लिखा गया है क्या कि LH एंड FSH इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज, और यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया है, डिक्रीज लिख दिया। इसकी जगह क्या आना था, इंक्रीज आना था। तो ये यहाँ पर ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 51 में ये लाइन कॉपी पेस्ट है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये आया हुआ क्वेश्चन है इसी स्टेटमेंट से, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इबिन, यानी इबिन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन द ओवरी एंड इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ LH। सेकेंड है इज प्रोड्यूस्ड बाय द नर्व सेल इन द टेस्टिस एंड इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ LH। सी है इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। एंड डी है इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ FSH। तो यहां पर बता देता हूं कि ये एनसीईआरटी से नहीं है, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है, और यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज द इनहिबिन जो होता है इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स, ये तो सही है, इन ओवरी एंड इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ FSH नॉट LH। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, ये फिर बता रहा हूं ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, यानी जो फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन के अंदर वो प्रैक्टिकली कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, अगर द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी आइस्थमिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। ये एम्पुलरी आइस्थमिक जंक्शन क्या सर्विक्स में होता है। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन द 48 आवर ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस।
सी है द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब एंड डी है द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब ओवम एंड स्पर्म जो है वो साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्टेड हो जाए कहाँ पर? एम्पुलरी जंक्शन पे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? और ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 पे मेंशन है, आपके सामने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीट 2016 का फेज 2 के बारे में। नीट 2016 में फेज 2 में क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा करेक्ट पाथवे यहाँ पर बताया गया है। ए है रेटेटेस्टिस, देन एफरेंट डेक्टल्स, देन एपिडाइडमस, देन वास डेफरेंस। यहाँ पर बी है रेटेटेस्टिस, एपिडाइडमस, एफरेंट डक्टल्स, फिर है वास डेफरेंस। सी है रेटेटेस्टिस, वास डेफरेंस, एफरेंट डक्टाइलिस, एपिडाइडमस, एंड डी है एफरेंट डक्टाइलिस, रेटेटेस्टिस, वास डेफरेंस एंड एपिडाइडमस। तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 पे एग्जैक्ट यहाँ पर ये मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है उससे आता है रेटेटेस्टिस में, तो यहाँ पर ये एफरेंट ट्यूब्यूल्स नहीं आता, सबसे पहले रेटेटेस्टिस में आता है। देन ये जाता है कहाँ पर? आपका एफरेंट डक्टाइलिस यानी वास एफरेंशिया में। वास एफरेंशिया में जाने के बाद एपिडाइडस में जाता है, एपिडाइडस में जाकर वास एफरेंशिया में नहीं जाता, वास डेफरेंस में उसके बाद में जाता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 पर यह मेंशन है, आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से ये आया हुआ क्वेश्चन है। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। सेवरल हार्मोन लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, प्लासेंटा, फैलोपियन ट्यूब या फिर पाइट्यूटरी। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका ओवरी, प्लासेंटा, फैलोपियन ट्यूब में से कहाँ पर है? ये सारे हार्मोन बनते हैं प्लासेंटा के अंदर बनते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 53 पर यह चीज मेंशन है, आपके सामने यहाँ पर एनसीईआरटी से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम 22 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड। तो यहाँ पर मैच द कॉलम आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं मोन्स प्यूबिस के बारे में। एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन स्पर्म, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर ग्रोफियन। तो मोन्स प्यूबिस क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रम के बारे में। तो एंट्रम आपको पता है जब टर्सरी फॉलिकल होती है वहां पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, उसको बोलते हैं एंट्रम, और ये कहाँ पे होता है? ग्रेफियन फॉलिकल से रिलेटेड यहाँ पर ये आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रोफेक्टोडर्म। अब यहां पर देखिए जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट में बोला गया कि 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और यहाँ पे जो ट्रोफेक्टोडर्म होता है, यहाँ पर ये एक्टोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट को मिलाकर बोला गया ये किसमें होता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन के अंदर होता है। ये वाला जो नेबेनकर्न है, फिर बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट अगर आप ये देखिए अगर 3 चीज एनसीईआरटी में मेंशन है मैच द कॉलम में, तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। अब ये तो सिंपल है, फिर कहाँ पे चला जाएगा? सेकंड के साथ में चला जाएगा। तो ए हमारा थर्ड के साथ में जा रहा है, ए हमारा थर्ड के साथ में 3 ऑप्शन में जा रहा है, फिर बी हमारा फोर्थ के साथ में जा रहा है, बी फोर्थ के साथ में अब हमारा 2 ऑप्शन में जा रहा है, ए और बी के अंदर। फिर हम देखते हैं सी हमारा फर्स्ट के साथ में जा रहा है, तो सी फर्स्ट के साथ में केवल ए के ऑप्शन में जा रहा है, डी सेकंड के साथ चला गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 46 में मेंशन है, 48 पे मेंशन है और 54 पे मेंशन है। पहले आप देख लीजिए मोन्स प्यूबिस वाला यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देन एंट्रम वाला दिखाई दे रहा होगा, देन ट्रोफेक्टोडर्म। अब देखिए ट्रोफोब्लास्ट और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इनकी बताया गया कि एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर ये चीजें बनती है। नेबेनकर्न यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर इसका टाइप से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हम बात करते हैं नीट 2017 के क्वेश्चंस के बारे में। नीट 2017 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कैपेसिटेशन अकर इन। कैपेसिटेशन कब होता है? रेटेटेस्टिस के अंदर होता है, एपिडाइडमस में, वास डेफरेंस में, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। तो कैपेसिटेशन अभी हमने देखा था कि वहां पे स्पर्म के अंदर चेंज होता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन, और ये जो सारा प्रोसेस होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, यानी एनसीईआरटी के अंदर कैपेसिटेशन के बारे में मेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? पीनियल ग्लैंड है, कॉर्पस कार्डियकम है, या फिर कॉर्पस ल्यूटियम है, या फिर कॉर्पस एलेटम है। तो यहाँ पर आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो क्या होता है? आपका डीजनरेट हो जाता है, यानी कुछ एक टाइम के लिए रहता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा, दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्लास 11th में चैप्टर नंबर 22 पर भी मेंशन है, और यहाँ पर ये आपका इसी में एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 पर भी मेंशन है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। पेज नंबर 51 पे ये जो चीज़ लिखी हुई है ये आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। ओके, अब हम बात करते हैं नीट 2018 के बारे में। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है,
द एमनियन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो इज डेराइव्ड फ्रॉम, यानी जो एमनियन होता है मेमेलियन एम्ब्रियो का वो किससे डेराइव होता है? मीजोडर्म एंड ट्रोफोब्लास्ट से, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म से, एक्टोडर्म या फिर मीजोडर्म से, या फिर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से। तो ये जो आपका डेराइव होता है वो होता है एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से, नॉट फ्रॉम एंडोडर्म। एंडोडर्म का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब ये भी आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। आपका चैप्टर नंबर जो 4 है वहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह के बारे में बात किया गया कि वहाँ पे अगर कोई भी क्रोमोसोमल डिफेक्ट वगैरह होते हैं तो वो पता कर सकते हैं, बट एमनियन कैसे डेवलप वगैरह होता है, किससे ड्राइव होता है, ये चीज़ मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। अब मेनली इतने क्वेश्चन थे जो आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। अब अगर आप आगे देखोगे तो आपको जो 19 में, 20 में, 1 में, 2 में, 3 में, ये आपको 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हॉर्मोन्स सीक्रेटेड, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक डबल है, सीक्रेटेड बाय द प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, यानी कौन से हार्मोन जो होते हैं वो प्लासेंटा से सीक्रेट होते हैं? एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एचसीजी, एसपीजल, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, या फिर एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ग्लूकाकोर्टिकोइड्स। तो यहाँ पर कौन से रिलीज होते हैं? एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो आपके रिलीज होते हैं। एनसीईआरटी का पेज नंबर 53 पे ये चीज़ मेंशन है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, यानी हमें बताना है कि स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए में बोला गया है इन स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल आर रिलीज्ड इनटू द कैविटी ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। तो ये क्या लिख दिया गया? ये ऑपोजिट लिख दिया गया, यानी यहाँ पर ये आपका किसके अंदर आना था? ये आपका आना था स्पर्मिएशन के अंदर, और ये वाला जो प्रोसेस है ये किसके अंदर आना था? आपका स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर आना था। तो ये यहाँ पर ये जो है वो रिवर्स लिख दिया गया, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी के बारे में। अन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी में बोला गया इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड व्हाइल इन द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। वापिस से वही है, उसको गलत लिख दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी के बारे में। यहाँ पर बोला गया कि इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 पे ये चीज़ मेंशन है, आपके सामने दिखाई दे रही होगी, दोनों की दोनों चीज़ यहाँ पर मेंशन है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मैच द कॉलम क्वेश्चन है। ओके, मैच द कॉलम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है प्रोलाइफरेटिव फेज, फिर है सेक्रेटरी फेज और फिर है मेंस्ट्रुएशन फेज। तो यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोलाइफरेटिव फेज। प्रोलाइफरेटिव फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। सीक्रेटरी फेज को हम क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? जहाँ पे एंडोमेट्रियम लाइंस होती है वो ब्रेक डाउन होती है, तो ये हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। तो फर्स्ट हमारा सेकंड के साथ हमारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे जा रहा है। सेकंड हमारा थर्ड के साथ में यहाँ पर जाएगा, और थर्ड हमारा फर्स्ट के साथ में, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन है? तो एनसीईआरटी का पेज नंबर जो 50 है, जो डायग्राम दिया हुआ है उसके नीचे अगर आप पढ़ोगे तो ब्रैकेट में देखो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो मेंशन है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आ चुके हैं नीट 2019 में। नीट 2019 में इन्होंने बोला है एक्सट्रूएशन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस अकर, यानी सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है वो एग न्यूक्लियस से कब रिलीज होती है? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, बिफोर द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द ओवम, साइमल्टेनियसली विद फर्स्ट क्लीवेज, या फिर आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ये सेकेंड पोलर बॉडी कब रिलीज होती है? एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एग बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 और 52 पे मेंशन है। ये चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से। इसी टाइप से पहले भी क्वेश्चन आया था और यहीं से आपका ये दोबारा क्वेश्चन आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में है द सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर वापिस से क्या है, ये जो चीज़ है ये हमने पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन देखा था। यहाँ पर ऑप्शन ए में बोला गया है कि आपका स्पर्म कहाँ से होते हुए निकलता है। ओके, फर्स्ट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, देन रेटे टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, देन एपिडाइडेमस, देन वास डेफरेंस, देन इजैकुलेट डक्ट, देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस।
फिर ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में बोला गया कि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडाइडिमस है, फिर इंग्विनल कैनाल है, फिर बोला गया यूरेथ्रा है। ओके, सी में देखते हैं। यहाँ पे बोला गया आपका टेस्टिस है, फिर एपिडाइडिमस है, फिर वासा एफरेंशिया, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर इजैक्युलेट डक्ट है, फिर इंग्विनल कैनाल है, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस है। एंड डी में बोला गया है आपका टेस्टिस है, एपिडाइडिमस है, वासा एफरेंशिया है, रेटे टेस्टिस है, इंग्विनल कैनाल है और आपका यूरेथ्रा है। तो अगर आप देखोगे पूरा डिटेल में जो दिया गया है वो यहाँ पर आपका दिया गया और इसी टाइप से आपका रिलीज होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 पर ये मेंशन है, आप साफ साफ देख सकते हो। और यहाँ से दूसरी बार ये क्वेश्चन बन रहा है। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 9। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2019 में जो उड़ीसा स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, यानी जो ल्यूटियल फेज होती है उस टाइम पे कोई भी न्यू फॉलिकल डेवलप नहीं होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। इसका रीजन क्या है? फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवेरी, पहला बोला गया इन्होंने। आफ्टर ओव्यूलेशन एफएसएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, LH लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, या फिर बोथ FSH एंड LH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। तो इसका रीजन क्या है? तो इन्होंने बोला नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो आपका FSH और LH होता है वो ले लेवल के होता है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी जो है वो न्यू फॉलिकल डेवलप नहीं होती है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। पेज नंबर 50 पे जो डायग्राम है वहाँ पर और पेज नंबर 51 पे आपका सामने साफ साफ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है अब हम आ चुके हैं नीट 2020 में। नीट 2020 में क्वेश्चन है मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। अब यहाँ से आपका तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है कि मियोटिक डिवीजन जो होती है वो सेकेंडरी oocyte में कब कंप्लीट होती है? प्रायर टू ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, या फिर एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन एग। तो यहाँ पर ये आपका जो स्पर्म होता है वो जब ओ में जाता है उस टाइम पे आपको पता है कि आपका जो है वो सेकंड पोलर बॉडी रिलीज होती है और सेकेंडरी oocyte में मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। पेज नंबर 51 और 52 में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से हम तीसरी बार ये क्वेश्चन बात करें। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा Which of the following hormone level will cause the release of ovum, that is the ovulation from the Graafian follicle? इन्होंने बोला है कि कौन सा हार्मोन लेवल जो होता है जिसकी वजह से आपका ओवम जो होता है वो ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, या फिर लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH। तो देखिए ओवुलेशन के टाइम पे ये दोनों के दोनों हार्मोन लो नहीं रहते, हाई रहते, तो ये तो गलत हो गया। और इसके अलावा जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो तो लो रहता है, बट एस्ट्रोजन क्या होता है, हाई लेवल रहता है। ये हमने पहले भी देखा था डायग्राम में, आपका ब्लू कलर वाला वहां पर दिखाया गया था। पेज नंबर 50 पे जो डायग्राम था वहां पर, और पेज नंबर 51 पे स्टार्टिंग पे लिखा भी हुआ है। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, मैच द कॉलम क्वेश्चन है। ओके भैया, मैच द कॉलम क्वेश्चन है, तो मैच द कॉलम क्वेश्चन भी हम करेंगे, एक एक करके बात करते हैं। प्लासेंटा, जोना पेलिसुडा, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और लैडिंग सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं प्लासेंटा। एंड्रोजन, यहाँ पर ये हार्मोन रिलीज करता है कौन सा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेड्रोट्रोपिन। तो हमारा फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जोनो पेलिसुडा, ये एंड्रोजन में कोई बात नहीं है, लेयर ऑफ द ओम, ये हमारा बिल्कुल सही है, तो ये हमारा लेयर ऑफ द ओम में चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, तो ये ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में हेल्प करता है, तो ये हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। और लैडिंग सेल्स जो होता है वो एंड्रोजन हार्मोन को सिंथेसाइज करने में मदद करता है। तो आंसर हमारे ये जो फोर्थ है वो फर्स्ट के साथ चला जाएगा। तो फर्स्ट हमारा सेकंड के साथ में दो ऑप्शन में जा रहा है, सेकंड हमारा थर्ड के साथ में अभी भी दोनों ऑप्शन में जा रहा है, बट थर्ड जो हमारा फोर्थ के साथ में केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा है, और फिर हमारा फोर्थ जो है वो फर्स्ट के साथ में ये भी केवल एक ही ऑप्शन में जा रहा है, इस टाइप का एक ही ऑप्शन है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अभी हमारा फर्स्ट वाला जो है वो एनसीईआरटी का पेज नंबर 53 पर मेंशन है, आप देख सकते हो। सेकंड वाला जो था यहाँ पर जोना पेलिसुडा वाला वो 49 पर पेज नंबर पे मेंशन है, ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। थर्ड वाला बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड जो 44 पे पेज नंबर पे मेंशन है, ये भी आप देख सकते हो। लैडिंग सेल वाला दो जगह मेंशन है, बट यहाँ पर मैंने पेज नंबर 43 वाला आपको दिखाया, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। चलिए भैया, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी वापस से मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक एक करके बात करते हैं। ओवेरी बोला गया, प्लासेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम और लैडिंग सेल्स बोला गया है। सबसे पहले बात करते हैं ओवेरी। ओवेरी आपका दो हार्मोन रिलीज करवाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा आपका कौन सा करवाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेड्रोट्रोपिन, HCG, HPL वाले जो है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करवाता है, तो आप ये भी बोल सकते हो।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम आपका केवल प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है और लेडिंग सेल जो होता है वो एंड्रोजन रिलीज करवाता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है वो सेकंड के साथ में चला जाएगा। इस टाइप के हमारे पास में दो ऑप्शन है। सेकंड हमारा फर्स्ट के साथ में जा रहा है, ऐसा केवल हमारे पास में ये वाला ऑप्शन है। थर्ड हमारा फोर्थ के साथ में जा रहा है और फोर्थ हमारा जो वो थर्ड के साथ में जा रहा है। तो इस टाइप से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन ए। अब ये जो फर्स्ट वाला है वो पेज नंबर 44 पर मेंशन है, ओवेरी वाला पेज नंबर, और इसके अलावा ये वाला जो चीज़ है वो आपका चैप्टर नंबर 22 क्लास 11th में भी मेंशन है, फिर बता रहा हूँ। ओके, मेन वहां पर मेंशन है अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लासेंटा वाला, पेज नंबर 53 पे मेंशन है, देख सकते हो। कॉर्पस ल्यूटियम वाला 51 पे मेंशन है, आप देख सकते हो। पेज नंबर 4 वाला जो है वो 43 पर मेंशन है, लेडिंग सेल वाला, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने दिखाया था। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, in human beings at the end of the 12 week, that is the first trimester of pregnancy, the following is observed। यानी 12 वीक्स जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है तो वहां पर क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, क्या चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन आपका, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, द हेड इज कवर्ड विद द फाइन हेयर्स, मूवमेंट ऑफ द फीटस, या फिर आईलिड एंड आईलेसेस आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर ये कहाँ पर मेंशन है, एनसीईआरटी का पेज नंबर 54 पे ये सारी चीज ऑप्शन मेंशन है। तो जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो हमारा ये जो 14 वाला ऑप्शन है ये किसके साथ चला जाएगा, फर्स्ट के साथ चला जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब हम आ चुके हैं नीट 2021 के अंदर। नीट 2021 में क्वेश्चन नंबर 15 है, यहां पर बोला गया रिसेप्टर फॉर द स्पर्म बाइंडिंग इन द मेमल आर प्रेजेंट ऑन, यानी जो स्पर्म बाइंडिंग के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, कोरोना रेडिएटा पे, विटेलाइन मेम्ब्रेन पे, प्री विटेलाइन स्पेस में, या फिर जोना पैलेसुडा पे। तो ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ये आपके प्रेजेंट होते हैं जोना पैलेसुडा। आपने वहां पर एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे स्पर्म इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो यहाँ पे कुछ एक मेम्ब्रेन के अंदर चेंज होते हैं और फिर वो स्पर्म जो एंटर करता है, फिर उसके बाद में और जो अदर स्पर्म होते हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 51 पे ये चीज मेंशन आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भैया, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन द ह्यूमन, यानी यहाँ पे पार्चुरेशन को इनिशिएट करने में कौन सा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशियो को इंक्रीज होना, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसाइज होना, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, या फिर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर क्लास 11th में जो पेज नंबर 333 था वहाँ पर मेंशन था कि जो आपका प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, उसका पार्चुरेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। तो रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन का कोई भी रोल नहीं, और यही पूछा है कि नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्लास 11th में चैप्टर नंबर 22 पेज नंबर 333। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के लेटर फेज में रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है, ग्रेफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, फीटस, या फिर यूट्रस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, कॉर्पस ल्यूटियम। अब एनसीईआरटी का पेज नंबर 53 में ये मेंशन किया गया कि रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, बट वहाँ पे बोला गया कि ओवेरी के अंदर रिलीज होता है। बट यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं बनती होती है, फीटस यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करता है, यूट्रस वगैरह कोई हार्मोन रिलीज नहीं करवाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कर लेते हैं नीट 2022 में। अब हम आ चुके हैं, कहां पे आ चुके हैं, नीट 2022 के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, यानी किस टाइम पे oogenesis प्रोसेस होता है वो इनिशिएट हो जाता है, एडल्ट में, प्यूबर्टी में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, या फिर बर्थ में। तो ये एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एनसीईआरटी का पेज नंबर 48 से लिया गया क्वेश्चन है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, यानी कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो ट्रू है बट oogenesis के लिए ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि वो बताना है कि कौन सी oogenesis के लिए ट्रू नहीं है, बाकी तो सारी की सारी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ट्रू है। यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान से देखिए, Which of the following statement are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis, यानी यहाँ पे लिखा हुआ जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो करेक्ट है, बट हमें वो बताना है कि oogenesis के लिए जो इनकरेक्ट है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, तो चाहे वो दोनों के अंदर हैप्लॉइड गैमेट ही बनते हैं, तो ये दोनों के लिए करेक्ट है।
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ये भी बिल्कुल दोनों के लिए करियर है। मियोसिस अकर कंटिन्यूसली इन ए माइटोटिक डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो मियोसिस जो है वो कंटिन्यूसली नहीं होती है। यहाँ पर आपको भी पता है जो यहाँ पर oogenesis होता है वहाँ पर जो है वो म्यूटिक डिवीजन एक बार रुक जाती है, फिर वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू चलती रहती है। ये चीज़ जो है वो oogenesis के लिए इनकरेक्ट है। It is controlled by luteinizing hormone and FSH, that is follicle stimulating hormone secreted by the anterior pituitary। तो यहाँ पर ये FSH और LH का रोल तो दोनों के अंदर ही आता है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। केवल स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, बट आपका oogenesis जो है वो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट हो जाता है। तो ई, सी और ई जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो चूज द करेक्ट आंसर। तो सी और ई नहीं आना चाहिए, तो सी और ई में हमारा आंसर ऑप्शन बी है। बी, सी, डी। ई तो 100% ई में पता है, तो यहाँ पर ये बी और डी नहीं है, केवल सी तो 100% हमें पता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 एंड 48 पे है। 47 पे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे स्पर्म के लिए बोला गया कि कंटिन्यूसली माइटोटिक डिवीजन पहले होता है और उसके बाद में मियोसिस होता है। और 48 में यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर ये जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है यहाँ पर, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। द रिलीज ऑफ द स्पर्म इनटू द सेमनीफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। द स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया। एनसीईआरटी का पेज नंबर 47, इससे पहले भी हमने देखा था 2018 में। अब देखिए, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनीफेरस ट्यूबुल। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में लिखा तो एनसीईआरटी में से है द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूबुल, यहाँ पर बोला गया इनटू द सेमनीफेरस ट्यूबुल। बट अब अगर सेमनीफेरस ट्यूबुल में आया तो उससे आगे कहाँ जाएगा, वो रेटेस्टेसिस से होता हुआ वहाँ पे वास एफरेंशिया, वास डेफरेंशिया उसी में जाएगा। तो स्पर्मिएशन में तो ये सही है, बट स्पर्मियोजेनेसिस में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, यानी ये फॉर्मेशन वाला नहीं होता है, वो स्पर्मेटिड को कन्वर्ट करते हैं, उसमें कुछ चेंज करके जो स्पर्मेटिड होता है उसको स्पर्मेटोजोआ, दैट इज द स्पर्म में ट्रांसफर करने वाला प्रोसेस होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस होता है। पर ये स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने वाला प्रोसेस होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होता है। तो ये हमारी जो है वो इनकरेक्ट हो गई और फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो गई। तो ये हमारे इस टाइप से आंसर आएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इन्होंने बोला कि फर्स्ट इनकरेक्ट है, ये नहीं है। दोनों करेक्ट है, नहीं है। फर्स्ट दोनों इनकरेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां से ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम आ चुके हैं नीट 2023 में। नीट 2023 में आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो यहाँ पर हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इस टाइप से हमें बताना है। ओके, फर्स्ट बात करते हैं, इन नॉन प्राइमेट मेमेलियन साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टर साइकिल। ये चैप्टर नंबर 1 जो हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है वहां पर दिया हुआ है, वहां से ये लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगन एज प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनॉर्च बोलते हैं, उसको मेनोपोज नहीं बोलते हैं, मेनोपोज बोलते हैं जब एंड हो जाता है साइकिल का, तो इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, तो बी हमारी इनकरेक्ट हो गई और हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है, तो बी हमारा हट जाएगा। सी देखते हैं, लेक ऑफ मेंस्ट्रुअल मे बी इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, ये बिल्कुल करेक्ट है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड फ्रॉम मेनार्च टू एंड मेनापोज, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला जो है वो गलत आएगा, बी हमारा नहीं करेक्ट है, सी हमारा करेक्ट है, डी भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन थर्ड बन जाएगा। यहाँ पर एनसीईआरटी का पेज नंबर 49 में जो है वो बी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। सी स्टेटमेंट जो पेज नंबर 50 पे लिखी हुई है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, डी वाले 51 पे लिखी हुई है, ये भी आप अच्छे से यहाँ पर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22, वापिस से वो स्टेटमेंट वाले टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके भैया, अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, वास डेफरेंस रिसीव ए डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैकुलेट डक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी पेस्ट की गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद द वेजाना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी जो है वो पेज नंबर 46 से ली हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब इस टाइप से देख लेते हैं, बोथ आर द फॉल्स, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, तो दोनों की दोनों कैसे है, करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन फोर्थ बनेगा, जहाँ पे दोनों की दोनों करेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो पेज नंबर 43 पे लिखी हुई आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 जो पेज नंबर 46 पे मेंशन है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा।
चलिए भैया नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पर देखिए एसेसन रीजन है। अब इसलिए मैंने बोला कि देखिए एसेसन रीजन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन यही अब लास्ट के ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके भैया, यहाँ पर देख सकते हो एसेसन बोला गया कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस। ये बिल्कुल सही है कि ब्लास्टोसिस को इम्प्लांटेशन करने के लिए एंडोमेट्रियम बहुत नेसेसरी है। सेकंड बोला गया इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलेशन, अगर फर्टिलेशन नहीं होगा द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कोज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया, यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन की बात कर रहा है, क्लियर है। और रीजन क्या दे रहा है कि यहाँ पर जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाएगा, अगर वहाँ पे फर्टिलेशन नहीं हुई तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना वो किस लिए बता रहा है, वो बता रहा है कि मेंस्ट्रुएशन कब होता है, मतलब अगर यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। यहाँ पर इम्प्लांटेशन की बात नहीं कर रहा है, तो इसीलिए दोनों करेक्ट तो हैं, बट ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन के बारे में यहाँ पर ये नहीं बता रहा है, ये यहाँ पर किसके बारे में बता रहा है, ये रीजन जो है वो तो ये है कि अगर इसका होने के बाद में वहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है, दैट मीन्स वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट यहाँ पर रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन है, तो बहुत करेक्ट है, बट यहाँ पे आज जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ओके भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए जो मणिपुर स्टेट था उसके लिए अलग से एग्जाम हुआ था नीट 2023 में, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखोगे तो वही है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं भैया। सबसे पहला स्टेटमेंट 1 में बोला गया द प्राइमरी फोलिकल गेट सराउंडेड बाय द मोर लेयर एंड ग्रेन्युलर सेल्स ए थिका एंड शो फ्लूइड फील्ड कैविटी एंट्रम, नाउ इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फोलिकल। देखो अगर यहाँ पे फ्लूइड फील्ड कैविटी, देखो ये तो सही है कि प्राइमरी फॉलिकल ज़्यादा लेयर में सराउंड होती है और सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, बट ये जो फ्लूइड फील्ड कैविटी और एंट्रम है वो टर्सरी फॉलिकल में होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में नहीं होता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 48 पे ये चीज़ मेंशन है। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारी हो गई गलत, इनकरेक्ट हो गई। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। पेज नंबर 49 से एनसीईआरटी की लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, तो ये हमारी करेक्ट हो गई और ये हमारी इनकरेक्ट हो गई। तो अब देख लेते हैं, इन्होंने बोला दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, नहीं, फर्स्ट हमारी करेक्ट है, नहीं, फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा। पहली वाली स्टेटमेंट एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 पे दी हुई, आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो 49 पे दिखाई दी हुई है, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन फॉर देयर रोल ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। इन्होंने बोला है कि यहाँ पर हमें बताना है कि किस किस टाइप से वहाँ पर रोल प्ले किया जाता है, उसका सीक्वेंस बनाना है। इन्होंने बोला है सीक्वेंस बनाना है, मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखोगे तो BAD कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इस टाइप से है। ओके भैया एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 पे जो है जहाँ पे वो गेमेटोजेनेसिस के बारे में बताया गया, तो वहाँ पर जो है वो हार्मोन का रोल लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला गया गोनेडोट्रोपिन LH स्टिमुलेट सिंथेसिस और सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, गोनेडोट्रोपिन FSH हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फ्रॉम द हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ये होगा पहले। तो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, वो रिलीज होने के बाद में क्या होगा, जो गोनेडोट्रोपिन है वो एंटीरियर पाइट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन को रिलीज करवाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ होगा, जब ये हाइपोथैलेमस से रिलीज करवाएगा तो एंटीरियर पाइट्यूटरी से वो कुछ हार्मोन रिलीज करवाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जो गोनेडोट्रोपिन है वो LH स्टिमुलेट करेगा और वहाँ पे एंड्रोजन का रिलीज होगा। एंड्रोजन क्या होता है, वो आपका स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है, फिर गोनेडोट्रोपिन जो होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले तो बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा, तो इस टाइप से आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहले हमारा बी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर ए आ रहा है, और किसी में से आ रहा है, यहाँ पर डी नहीं आएगा, पहले यहाँ पे बी नहीं आएगा। पहले अगर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, फिर पाइट्यूटरी से रिलीज करवाएगा, और फिर वो हार्मोन अपना फंक्शन प्ले करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट बन जाएगा। एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 पे ये चीज़ मेंशन है, आपके सामने आप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन अच्छे से लिखी हुई है। नेक्स्ट नीट 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने। यहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया, 2 स्टेटमेंट दी गई है। पहला स्टेटमेंट लिखा गया द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, एंड स्टेटमेंट 2 है द हाइमन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है।
द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ये बिल्कुल करेक्ट है। द हाइमन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, ये जो है वो इनकरेक्ट है। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 46 में जो डायग्राम से ऊपर वाला पैराग्राफ है वहाँ पे जो है वो इटैलिक्स के अंदर ये साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया द हाइमन बाय ए सडन फॉल और जोल्ट इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पन एक्टिव पार्टीशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग साइकिलिंग एक्सेट्रा। इन सम वुमेन द हाइमन persist even after the coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience। तो ये साफ साफ यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेटमेंट दोनों आ जाती है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी करेक्ट है और सेकंड हमारी फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे सामने एसेसन रीजन क्वेश्चन है, तो एसेसन एंड रीजन देख लेते हैं। एसेसन बोला गया है द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर बाय ब्रिंगिंग ए हेल्दी बेबी। रीजन दिया गया द कोलोस्ट्रोम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है ये इस चैप्टर का जो बिल्कुल लास्ट वाला पैराग्राफ है पेज नंबर 54 पे, वहाँ पे लिखा गया है। वहाँ पर आपको सामने दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पे लैक्टेशनल से आगे जो हाईलाइटेड किया गया उससे आगे दिस हेल्प इन द मदर इन द फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम विच कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर डेवलपिंग द रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एनसीईआरटी की लाइन ही कॉपी पेस्ट है, और अगर हम देखोगे तो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग यहाँ पर ये एसेसन बोला गया है और इसका रीज़न जो है वो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। तो एसेसन एंड रीज़न दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है। तो बोथ एसेसन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यानी फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? यूटेराइन फंडस, इस्थमस, इनफंडिबुलम या फिर एम्पुला। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा आया हुआ है डायग्राम से, फिगर 3.3 में बी में आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम लिखा गया वहाँ पे देखो फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट बताए गए, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। तो हमारा इस्थमस, इनफंडिबुलम और एम्पुला जो है वो कौन से आ जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब के पार्ट आ जाएंगे, और यूट्राइन फंडस आपको दिखाई दे रहा होगा वो अलग पार्ट है। इसके अलावा जो लिखा हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर अगर आप देखो ये पैराग्राफ में ये मेंशन भी किया गया, बट ये डायग्राम से भी हमारा निकल कर आ जाता है। तो यूट्राइन फंडस जो है वो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर जो वो 29 काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। यहाँ पर हमें बताना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, मतलब ये हमें ए बी सी और डी ये हमें बताने हैं। तो ये हमारे सामने लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया GnRH, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर एक साइड में लिखा गया LH और सेकेंड साइड में जो है वो खाली छोड़ के यहाँ पे लिखा दिया गया है कि ए। ओके, फिर यहाँ पर LH किसी के ऊपर वर्क करेगा, फिर एंड्रोजन रिलीज होगा, फिर जिससे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड होंगे। ए जो है और वो सी पे कुछ वर्क करेगा जहाँ पे कुछ फैक्टर रिलीज होंगे, और वो जो डी जो है उसमें हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो ये मेंशन कहाँ पर दिया गया। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 का जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया गया। यहाँ पर देख सकते हो the increased level of GnRH then act as the anterior pituitary gland and stimulate secretion of the 2 gonadotropin luteinizing hormone and follicle stimulating hormone। तो सिंपल है, जो GnRH है तो वो 2 हार्मोन को रिलीज करवाएगा, एक LH को और एक FSH को। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो FSH जो है ए की जगह हमारा आ जाएगा FSH। ये तो क्लियर हो गया। अब बी निकालने के लिए उसी के आगे वाली लाइन रीड करेंगे तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा LH। LH एक्ट्स ऑन द लेडिंग सेल, यानी जो LH है वो किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? लेडिंग सेल के ऊपर। एंड स्टिमुलेट द एंड सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, और फिर जो एंड्रोजन है वो क्या करता है? एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब वापस क्वेश्चन में देखते हैं तो LH जो है LH किसके ऊपर वर्क कर रहा है? लेडिंग सेल्स के ऊपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर अभी तक हमारा FSH और लेडिंग सेल आना चाहिए, तो इस टाइप से देख सकते हो। ICH वाले तो हमारे दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, FSH वाले आएंगे। FSH में सेकंड हमारा बी जो है वो लेडिंग सेल है, नॉट अ सेटोली सेल, हमारा क्या है? लेडिंग सेल है बी वाला। तो यहाँ पर ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ये देखना कि ये ए इधर दिया है, बी इधर दिया। अब सी वाला देख लेते हैं। तो सी वाला आगे देखो,
मतलब जो FSH किसके ऊपर एक्ट करेगा, इसके लास्ट लाइन लिखा गया FSH एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल, यानी FSH जो है वो सर्टोली सेल के ऊपर वर्क करता है एंड सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, तो वो स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। तो जो FSH है वो किसके ऊपर वर्क करेगा, हमारा सर्टोली सेल के ऊपर। तो C जो है वो हमारा सर्टोली सेल आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि A हमारा FSH आ रहा था, B हमारा लेडिंग सेल आ रहा है, C हमारा सर्टोली सेल आ रहा है और D हमारा स्पर्मियोजेनेसिस आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। बिल्कुल NCERT में सारा कुछ मेंशन दिया गया था। इतना ही था। बाय।